कड़ाके की धूप ने जैसे जिंदगी को थाम सा लिया था। लू की तपती हवाओं ने हर किसी को अपने ही घरों में कैद कर दिया था। गलियां सूनी थीं और खेत बंजर। पसीने में लथपथ इंसान क्या जानवर तक छांव ढूंढते फिर रहे थे। गर्मी अब डर बनकर लोगों के दिलों में बस गई थी। हर ओर सन्नाटा था, ऐसा जैसे वक्त रुक गया हो। इस बार की गर्मी जैसे सब कुछ लील जाने पर तुली हो। सुबह होते ही हाथ पैर जलने लगते थे। लोग कहते, चूल्हा तो क्या, दिल में भी आग जलाने की हिम्मत नहीं बची। लगता था जैसे ये गर्मी इस बार जान लेकर ही मानेगी। इन्हीं हालातों में एक सीधा साधा इंसान था, सुंदर था। सुंदर अपनी बेटी उषा के साथ वो इस तपती जिंदगी को किसी तरह ढो रहा था। कमजोर शरीर पर हौसला अब भी जिंदा था। जब तक सांस चल रही थी, जब तक पसीना बह रहा था, सुंदर मेहनत करता रहा, क्योंकि उसके लिए हारने का मतलब था उषा की मुस्कान खो देना। पिताजी, इतनी गर्मी में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी काले हो गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ये गर्मी बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूं कि ये गर्मी कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा ही नहीं है। ये मजदूरी ही तो हमारी रोटी का सहारा है। गर्मी चाहे जितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान गया तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। गर्मी हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। उषा, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले मजदूरी करके वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया उषा? कल ही तो सोचा था कि मजदूरी करके जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ आटा दाल ले आऊंगा, लेकिन गर्मी के मारे बाजार भी नहीं जा सका। अब तो हाल ये है कि पानी पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। ऊपर से ये गर्मी हमारी जान ले रही है। बस ये कुछ पैसे हैं जो आज खत्म हो जाएंगी। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अब क्या होगा? उषा, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं फिर मजदूरी करने जाऊंगा, चाहे गर्मी कितनी भी क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। कड़ाके की गर्मी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों ओर लू और सन्नाटे का माहौल था। इस भयावह गर्मी में सुंदर जैसे मेहनती लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना पड़ता था, चाहे गर्मी जान ही क्यों ना ले ले। हे ऊपर वाले, ये गर्मी तो जानलेवा हो रही है, पर अगर मजदूरी नहीं करूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये गर्मी मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। आखिरकार सुंदर गर्मी से हार मानकर वापस घर लौट आया। गर्मी ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया था। उषा, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब मजदूरी करने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप अब क्या करेंगे? कल फिर से मजदूरी करने जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ हरिलाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, क्या आप सच में सेठ से पैसे उधार लेंगे? हाँ बेटी, अगर सेठ से पैसे उधार नहीं लूंगा तो घर कैसे चलेगा? दिन ब दिन बढ़ती गर्मी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। खेत की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, गर्मी ने ऐसा जोर मारा कि खेती करना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए सुंदर सेठ हरिलाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और गर्मी के कारण काम भी बंद है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम पैसे वापस न कर सके तो तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा। क्या कह रहे हो सेठ हरिलाल? ये कैसी बेहुदा बात कह दी तुमने? मेरी बेटी के भविष्य से खेलने की सोच भी कैसे सकते हो? ये मेरी भी एक शर्त है। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मानूंगा।
लेकिन पैसे आज ले रहा हूं, 1 हफ्ते में चुका दूंगा। याद रखना, ऊपर वाला किसी को तकलीफ देने का हक किसी को नहीं देता। सुंदर पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला आता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मंगरू मिलता है। सुंदर भाई, क्या हाल है? बड़े दिन हो गए, देखा नहीं। कहाँ जा रहे हो? मंगरू में बहुत परेशानी में हूं। सेठ हरीलाल से उधार पैसे लिए हैं, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं वक्त पर पैसे वापस नहीं कर पाया तो मेरी बेटी की शादी उससे करनी होगी। क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरी बात है। तुम मेहनती आदमी हो और अब ऐसा हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। सुंदर थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन मन अभी भी भारी था। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और गर्मी ने काम करने की ताकत भी छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी तकलीफ मुझे बहुत गहराई से लग रही है, लेकिन चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। मंगरू खुद भी परेशान था। उसके घर में राशन खत्म हो गया था, खेत खराब हो चुके थे और उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब थी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी परेशानी दूर करे। सुंदर घर लौट जाता है। इधर मंगरू के पास खाने का राशन भी था, पीने के लिए पानी भी था और उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी। और उसकी पत्नी सुंदर की हालत पर हंसते हैं। आज तो मजा आ गया। सुंदर ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी की शादी सेठ मणिलाल से करवा दे। अगर उधारी न चुका पाया तो सच में उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ, और वो तो अब पूरी तरह फंस गया है। उसकी हालत देखकर तो हंसी आती है। उसकी बेटी का अब क्या होगा? सेठ मणिलाल से शादी करवाकर उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। मंगरू और उसकी पत्नी सुंदर की मुसीबत पर ठाके लगा रहे थे। उनके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान और मन में नीचता भरी सोच साफ झलक रही थी, जैसे उन्हें सुंदर और उसकी मासूम बेटी की तकलीफों से अजीब सी संतुष्टि मिल रही हो। वे आपस में फुसफुसाते देखते हैं इनका जीवन और कैसे नर्क बना सकते हैं। इधर सुंदर ने जैसे तैसे 1 वक्त की रोटी का इंतजाम किया और भूख के साथ ही दिन की थकान भी पी गया। रात किसी तरह काट ली, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर वही संघर्ष, वही टूटी उम्मीदें उसका इंतजार कर रही थीं। भारी मन और थके कदमों से वह खेत की ओर बढ़ा। सूरज आसमान पर आग उगल रहा था और तपती जमीन से लपटें उठ रही थीं। कुछ ही देर में खेत की मिट्टी जैसे अंगारे बन गई। सुंदर के हाथ लाल पड़ने लगे, जलन से भरे हुए, मगर पेट की आग उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। जब तक शरीर ने साथ दिया, उसने काम किया। जो थोड़ी बहुत मजदूरी से मजदूरी मिली, वही लेकर वो वापस घर लौटा। लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी उषा चारपाई पर पड़ी थी, चेहरा पीला और सांसें भारी। कांपती आवाज में उसने पुकारा, पिताजी, बहुत गर्मी लग रही है। लगता है लू लग गया है, अब सहा नहीं जा रहा। डॉक्टर को बुला लो ना। उषा, चिंता मत कर, मैंने पंखा चला दिया है। थोड़ी देर में तुझे आराम मिलेगा। डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि मेरी उषा को ठीक कर दे। सुंदर डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी जान खतरे में है, कृपा करिए और चलिए मेरे साथ। सुंदर, तेरी हालत मैं जानता हूं, लेकिन बिना पैसे के इलाज नहीं होगा। पहले पैसे लाओ, फिर चलूंगा। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं दे दूंगा। जैसे तैसे बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। गरीबों की यही समस्या है, जब पैसे हों तब आना। अभी मेरा समय बर्बाद मत करो। सुंदर मायूस होकर लौटता है। रास्ते में उसका दोस्त मंगरू मिल जाता है। सुंदर भाई, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? मंगरू भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर पैसे मांग रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुंदर, सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी खुद बहुत मुश्किल में हूँ। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। तो क्या अब इंसानियत भी इस गर्मी में जल चुका है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। मैं मजबूर हूँ भाई, ऊपर वाले से दुआ करना, वही मदद करेगा। मंगरू चला जाता है। सुंदर अपने खेत की ओर बढ़ जाता है, सोचते हुए। सुंदर कुछ दूर तक चलता है, तभी देखता है जंगल में एक बाबा जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। वह दौड़कर उनकी मदद करता है। बेटा, तू ना आता तो मैं यहीं मर जाता। भगवान तुझे खुश रखे। बेटे, आज तूने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगा। सुंदर थका हारा घर लौटता है।
बेटी अब भी बिस्तर पर पड़ी है, कमजोर और पीड़ित हुई। पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। बेटी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। सुंदर और उसकी बेटी दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां बाहर सेठ हरिलाल आ जाता है। तभी वह कहता है, सुंदर, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। मेरी बेटी को तुमने खरीद नहीं लिया है, जो बार बार मुझे धमकाने आ जाते हो। सुंदर, देख लेना, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम जल्दी से अपनी बेटी का शादी मुझसे करवा दो। पिताजी मेरी शादी सेठ से करवा दीजिए, कम से कम आपका बोझ तो हट जाएगा। बेटा, तू बोझ नहीं है, तू तो मेरी जिंदगी है। मैं तुझे किसी भी हाल में बिकने नहीं दूंगा। उषा, ऊपर वाले की मदद से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी में तू ही तो है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। सुंदर परेशान होकर अपने घर से निकलता कि तभी उसे रास्ते में उसका परम मित्र अर्जुन मिलता है। अर्जुन सुंदर से कहता है, कैसे हो सुंदर भाई, और सब बढ़िया है? कई दिन हो गए दिखे नहीं। क्या बताऊं भाई, मन बहुत भारी है। घर की हालत ठीक नहीं चल रही, काम भी ठप पड़ा है। अरे ऐसा क्या हो गया? तूने तो कभी हार मानना सीखा ही नहीं। इसके बाद सुंदर अर्जुन को अपनी सारी परेशानी बताता है। सुंदर भाई, आपकी मुसीबत तो सच में बहुत बड़ी है। काम धंधा भी बंद पड़ा है इस गर्मी में। लेकिन मैं एक बात कहूं, आपको अब एक जोरदार काम शुरू कर देना चाहिए। गन्ने का ठंडा ठंडा रस बेचिए। गर्मी में सबको राहत मिलेगी और आपको भी फिर से रोजी रोटी चलाने का जरिया। तेरी बात सुनकर तो दिल खुश हो गया भाई। वाकई ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस तपती गर्मी में लोग ठंडे रस के लिए तरसते हैं। अगर मैं मेहनत करूं और ईमानदारी से बेचूं तो शायद किस्मत भी साथ दे दे। अगली सुबह सुंदर एक ठेला लेकर चौराहे पर जा पहुंचा। ठेला में गन्ने का रस था। वह लोगों को गन्ने का रस बेचने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग वहां आने लगे और रस पीने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। सुंदर के पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो गए। उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सुंदर ने सेठ हरिलाल का उद्धार चुका दिया। अब बाप बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।